चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर था जो तीनों भागों में विभाजित था, आपको बताना है 3 भाग में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? धौलावीरा होगा। यहाँ पर डी नंबर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और धौलावीरा अगर हम खोज की बात करते हैं तो खोज दोस्तों याद रखिएगा जेपी जोशी ने की थी, याद रखिएगा जेपी जोशी ने की थी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, ये गुजरात में धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखिए जवाब देना, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। देखिए कालीबंगन है, रोपड़ है, लोथल है, लेकिन जो आपका यहाँ पर पाटलिपुत्र लिखा हुआ है ना, ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? माउंट ऑफ द डेड है, ठीक है ना। इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। तो माउंट ऑफ डेड है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था, वीडियो परीक्षा 2018 में। और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए पहला विकल्प हमारा लिखा हुआ है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, है ना। ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशों से इस बात का पता चला है कि कपास की खेती भी की जाती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा, ठीक है ना। पहला वाला ही आपका हो जाएगा, पहला वाला ही क्या होगा? आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका विकल्प नंबर ए नंबर ही क्या है? आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, चलिए कमेंट वगैरह देखिए करते रहिए, जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, अगला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है लोथल, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि इसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? एस आर राव, ठीक है ना, एस आर राव होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। लोथल का टीला कहाँ पर है? ये भी अहमदाबाद यानी गुजरात में है, ठीक है ना, गुजरात जिले में स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। देखिए ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर हो जाएगा डी नंबर, सुरकोटदा, ठीक है ना। सुरकोटदा ये भी गुजरात में है, ठीक है ना, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है सुरकोटदा। तो प्रश्न अगर पूछ ले सुरकोटदा कहाँ पर है, तो ये गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देना है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? और देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? देखिए उपनयन समारोह से तात्पर्य क्या होता है? ये होता है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, ठीक है ना। तो उपनयन समारोह का मतलब क्या होता है? बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? ये कई परीक्षा में पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। 9 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण, ठीक है ना, ब्राह्मण। विकल्प नंबर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा, है ना, ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कौन सा होगा? विकल्प नंबर डी होगा, उपनिषद। याद रखिएगा, ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है उपनिषद, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण क्या है? एक ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 11 में। हाँ यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो ऋग्वेद में यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा इंद्र, इंद्र भगवान होगा। विकल्प नंबर क्या होगा? बी। ऋग्वेद याद रखिएगा सबसे प्राचीनतम वेद है। कितना है? सबसे प्राचीनतम वेद अगर पूछेगा तो ऋग्वेद आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। हाँ बिल्कुल सही है। प्राचीनतम वेद यहाँ पर कौन सा होगा? तो ऋग्वेद होगा। क्या होगा? ऋग्वेद आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 12 नंबर का ए होगा। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए आपको बताना निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा मीमांसा। तो देखा जाए तो यहाँ पर सारे के सारे विकल्प सही है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका टिक कर देंगे। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ठीक है ना, न्याय मीमांसा, मीमांसा होता है, ठीक है ना, मीमांसा लिखा हुआ है, मीमांसा होता है। तो उपर्युक्त सभी होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण, यहाँ पर देखिए आपको बताना है रिक्त स्थान है कि ब्राह्मण मूल पाठ है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? है ना, यहाँ पर देखिए राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया था ये प्रश्न। तो यहाँ पर आपका होगा यजुर्वेद होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, शतपथ ब्राह्मण जो है आपका किससे संबंधित है? ये आपका है यजुर्वेद। हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है ना, यहाँ पर अगर तैत्रीय ब्राह्मण की अगर हम बात करते हैं तो आपका कृष्ण यजुर्वेद होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर विकल्प नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। हाँ डी नंबर ही होगा। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, ऋग्वेद में कुल मंडल कितने? 10 मंडल हैं, याद रखिएगा। और ऋग्वेद के यहाँ पर तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता देवता को, यानी सावित्री देवता को क्या समर्पित है? यहाँ पर आंसर लगाएंगे सावित्री। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक यहाँ पर बताना है प्राचीन पुराण कौन सा है? देखिए प्राचीन पुराण पूछा गया है, सर्वाधिक सबसे प्राचीन आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करते रहिए, जवाब देते रहिए, और यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा मत्स्य पुराण। ठीक है ना, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर कौन सा उपवेद नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा योग वेद। ठीक है ना, योग वेद होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जवाब देना है वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो देखिए इंद्र जो है ये तो सभी को पता है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो इंद्र जो है यहाँ पर आपको बताना है। तो ये विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्षा व चक्रवात के। ठीक है ना, वर्षा व चक्रवात के। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको हो जाएगा विकल्प नंबर क्या होगा? जीवक। ये भी प्रश्न कई एग्जामों में पूछा गया है, नाम याद रखिएगा जीवक। आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की 200 फीट लंबी ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री आपके थे अखिलेश यादव, है ना, उन्होंने क्या 200 फीट की भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा एवं परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर कुशीनगर होगा। विकल्प नंबर क्या होगा? ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? यहाँ पर देखिए जवाब देना। राइट आंसर क्या होगा? तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? देखिए जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था, है ना, गृह त्याग कर दिया था। यहाँ पर देखिए आपको बताना है मृत्यु। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए ज्ञान प्राप्ति तो इनका बोध गया बिहार में हुआ था, है ना। तो यहाँ पर देखिए जवाब होगा यहाँ पर कुशीनगर होगा, है ना। 21 नंबर का बी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, बी नंबर होगा राइट आंसर आपका। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा महो बोधि मंदिर समूह। ये भी प्रश्न कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है गौतम बुद्ध ने रिक्त स्थान है में धम्म चक्र पक वतनम सुत, है ना, धर्म चक्र प्रवर्तन इसी को बोलते हैं, का उपदेश दिया। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो ये उपदेश कहाँ दिया था? सभी को पता होगा गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश आपका सारनाथ में दिया था, है ना। सारनाथ में दिया था, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास ही तो है सारनाथ। यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर आपका होगा विकल्प नंबर डी होगा। ठीक है ना, विकल्प नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। देखिए घुमा फिरा के प्रश्न वही पूछ रहा है फिर से, है ना। कुशीनगर होगा, अभी इसके पहले करवाया था, कुशीनगर होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी
थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, वीडियो परीक्षा में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 नंबर का आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर क्या होगा बताइए। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपशाखा पिटक, है ना, उपशाखा पिटक होगा। विकल्प नंबर क्या होगा, यहाँ पर आपका सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बुद्ध ने देखिए कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, याद रखिएगा, इनके उपदेश मौखिक ही होते थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ना। तो त्रिपिटक किससे, बौद्धों संबंधित है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को बुद्ध के रूप में, है ना, बुद्ध के रूप में जाने जाने लगा था। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ क्यों है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है क्यों है, यहाँ पर इसका रीजन आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, तो गलत बात है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, है ना, ये बात सही है। अभी हमने चर्चा किया था ना, बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, तो बस यही बात आपका सही है। तो बस आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, बताइए, कितना आसान प्रश्न है ना, ये सभी को याद हो गया होगा, सारनाथ में दिया था। आगे बढ़ते हैं। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसलिए है क्योंकि भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण यानी देहांत हुआ था, है ना। क्यों महत्व, नहीं सॉरी, ये वाला कहाँ से हो जाएगा, ये तो कुशीनगर में हुआ था, सी नंबर थोड़ा होगा, है ना। यहाँ पर आंसर आपका ये वाला होगा, डी नंबर होगा। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, है ना। डी नंबर होगा, सी नंबर थोड़ा होगा, डी नंबर होगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। वो तो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है और कैवल्य, जिसका अर्थ है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए कैवल्य का अर्थ क्या होता है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। क्या होता है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। तो आंसर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर सी होगा, है ना, विकल्प नंबर सी होगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर, यहाँ पर आपको बताना है कौन थे। तो ये तो बहुत आसान है, महावीर स्वामी थे ना, 24वें नंबर के आपके महावीर स्वामी थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए 24वें, इससे पहले 23वें तीर्थकर जैन धर्म में आपके हो चुके थे, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, तो वो आपके ऋषभ देव थे, याद रखिएगा। प्रथम अगर बात करेंगे तो ऋषभ देव थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, पहले जैन, देखो अभी चर्चा क्या किया ना, प्रश्न ही आ गया, क्या बात है, प्रश्न भी आ गया, नाम क्या लिया, प्रश्न भी प्रकट हो गया। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का राइट आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए 34 नंबर का आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 34 नंबर का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका होगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर। वीडियो परीक्षा में आपका ये पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मौर्यकालीन भारत के विवरण ये वाली इंडिका के लेखक थे, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इंडिका के लेखक थे आपके मेगास्थनीज थे, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेगास्थनीज फिर आपके फाहियान आते हैं, फिर ह्वेनसांग आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यूपी ट्रिपल एससी पीटी में पूछा गया था, क्या बात है, चरक संहिता संबंधित है ना। चरक संहिता संबंधित है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपके किससे हैं, चिकित्सा से, ठीक है ना, चिकित्सा से, याद रखिएगा। आपका आंसर होगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से यहाँ पर रिक्त स्थान है पर निर्भर थी, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर हमने कई बार कराया, 13वां जो शिलालेख है इनका सबसे बड़ा है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इससे प्रश्न आपके काफी सारे बनते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत जिसे पहले कहते थे, कि राजधानी कौन सी थी। 39 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो 39 नंबर का देखिए, हाँ 39 नंबर का देखिए जवाब क्या होगा। तो 39 नंबर का आपका विकल्प नंबर क्या होगा, यहाँ पर तोसाली होगा, याद रखिएगा, तोसाली होगा। राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया था। देखिए जो 2015 में लेखपाल के में प्रश्न आए ना, उनको तो आपको गलत करके आना ही नहीं है, वो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। इस वजह से इसीलिए हम यूपी ट्रिपल एससी का हम आपको पूरा रिवाइज करवा रहे हैं, ताकि कोई भी प्रश्न अगर प्रीवियस ईयर का आएगा ना, तो आपसे गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देव नाम प्रिय नाम किसने नाम किसे दिया गया था, है ना। ये भी प्रश्न देखिए कई एग्जामों में पूछा गया है। तो ये आपका अशोक महान, ठीक है ना, अशोक को दिया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो ये आपका था सिंधु और झेलम। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है, याद रखिएगा इस टाइम पे, है ना। चलिए, तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार राज्य की राजधानी हुआ करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है, यहां पर देखिए जवाब देना है, तो ये आपका 13वां कौन सा है शिलालेख, 13वां है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक का सिंह चतुर्भुज से स्तंभ शीर्ष यहाँ पर रिक्त स्थान है में एक स्तंभ पर था, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो ये आपका क्या था, सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष सारनाथ में एक स्तंभ पर था, याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए बैठे हैं और इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। ठीक है, इसके अलावा, है ना, इसके अलावा आपको बताना है चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और समुद्रगुप्त, है ना। तो यहाँ पर आपका चाणक्य तो है सही है, कौटिल्य भी सही, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त नहीं होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। कौटिल्य, देखिए कौटिल्य को भारतीय राजनीति विचारों के जनक भी कहते हैं, याद रखिएगा। और विष्णुगुप्त, चाणक्य इनके क्या थे, नाम थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, कौन सा शिलालेख है जिसमें से ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। तो 45 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सहबाजगढ़ी। ठीक है ना, याद रखिएगा सहबाजगढ़ी होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 46 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा स्तंभ है। ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर देखिए कश्मीर तो आपका था, गुर्जर भी था, कर्नाटक, लेकिन कामरूप नहीं था। ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कामरूप जो है असम का पुराना नाम है। ठीक है ना, असम का जो है ये पुराना नाम है। ठीक है ना, असम का पुराना नाम क्या है, काम रूप है। ठीक है ना, ये अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताना है, वृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो वृहद सांची स्तूप तो सभी को पता है ना, ये मौर्य काल संबंधित है ना, मौर्य काल संबंधित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है ना, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। ये प्रश्न कई बनता है। और सांची है कहाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिला में स्थित है ना, भोपाल में है, याद रखिएगा। भोपाल के ही निकट रायसेन एक जिला पड़ता है, वहां पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो ये तो सभी को पता होगा, महर्षि पतंजलि होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर काफी थोड़ा बड़ा प्रश्न है और यहाँ पर देखिए पूछा गया है, दी गई जानकारी किससे राजवंश की पहचान करना है। यहाँ पर देखिए पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमोट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे, है ना। यहाँ पर देखिए काफी बड़ा प्रश्न लिखा हुआ है और ये वीडियो परीक्षा में पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, है ना, यहाँ पर राजवंश की पहचान करना है, तो ये आपका होगा सुग राजवंश। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, मौर्य वंश के जो अंतिम राजा थे आपके ना, बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र ने हत्या कर सुग वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 51 का, प्राचीन काल के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो ये आपके थे पुष्यमित्र शुंग के थे। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित थे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, कनिष्क प्रथम के शासन काल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा 52 नंबर का, तो यहाँ पर आपका चरक। इससे देखिए प्रश्न कई सारे बने हैं, है ना, कई सारे प्रश्न बने। चरक तो आपको याद ही हो गया होगा। कुषाण मूलतया कहाँ के निवासी थे, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो कुषाण जो है आपके कहाँ के निवासी थे, तो ये आपके थे मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के थे, मध्य एशिया के निवासी थे। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे, तो ये आपके क्या थे, ये आपके थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को
सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे? याद रखिएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। 54 नंबर का बी। पीटी 2021 में आपका ये पूछा गया था। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो ये प्रारंभ आपका हुआ था 57 ईसा पूर्व से। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए होगा। चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए शक संवत आपका 78वीं ईस्वी में शुरू हुआ था, शक संवत, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर विक्रम संवत पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 57 ईसा पूर्व। ए नंबर बिल्कुल सही है। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? 56 नंबर का। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य, ठीक है ना। विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे। विकल्प नंबर आपका क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका विकल्प नंबर क्या होगा? बी। 5 इंडीज याद रखिएगा, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हाँ यहाँ पर बी नंबर होगा, सी नहीं होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। देखिए जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं ना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, यहाँ पर देखिए जवाब देना है क्या होगा? तो ये आपका है प्रयाग। यहाँ पर आंसर क्या होगा? प्रयाग होगा, ठीक है ना। सम्मेलन का आयोजन किया गया था बौद्ध महासम्मेलन का, तो यहाँ पर प्रयाग होगा। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो यहाँ पर जवाब क्या होगा? विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा थानेश्वर, ठीक है ना। थानेश्वर होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर डी होगा। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया था, याद रखिएगा। थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा और बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। कई बार तो ये भी पूछा गया है कि थानेश्वर से राजधानी कन्नौज बनाई गई थी, किसके? ये कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कौन शासक था? तो ये आपका कौन था? हर्षवर्धन ही तो थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने थानेश्वर से राजधानी आपकी बनाई थी कन्नौज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जवाब देना है। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर है प्रभावती गुप्ता, ठीक है ना। प्रभावती गुप्ता। विकल्प नंबर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक आपके चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी? पुत्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 12वीं शताब्दी के आरंभ में, हाँ ठीक है, बुक का पीडीएफ डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर देखिए जवाब देना है। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तोमर वंश। क्या होगा? तोमर वंश हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, ठीक है। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर बताना है क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चंदावर के युद्ध में मारा गया था। 1194 में हुआ था ना युद्ध। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पर मोहम्मद गौरी, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ था ना, और जयचंद युद्ध में पराजित हुआ था। ये तो प्रश्न काफी सारा फेमस है आपका, चंदावर का युद्ध। तराइन का 1191, द्वितीय 92। इनमें से कौन सा वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए चेर ने किया है, पांड्या ने भी किया, चोल ने भी किया है। ठीक है, राजपूत जो वंश है ना, भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किए, है ना, याद रखिएगा। और 7वीं और 12वीं शताब्दी तक का जो काल था ना, वो राजपूत काल कहलाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर आपका होगा राजपूत। विकल्प नंबर क्या होगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर आपका पूर्वी होगा, ठीक है ना, पूर्वी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाल वंश का पहला शासक कौन था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। पाल वंश का पहला शासक कौन था? ये प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है। तो पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल था, याद रखिए, गोपाल। तो इसी को कहेंगे पहला शासक। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? देखिए ये योग्य और कुशल भी था, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। 16 मील लंबी कौन झील का नाम क्या है? चोल झील, है ना। इसका निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका देखिए चकबंदी लेखपाल का पूछा हुआ है। तो ये आपका करवाया था राजेंद्र प्रथम। नाम याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 67 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा
तमिल साहित्य, ठीक है ना। तमिल साहित्य क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका तमिल। हाँ देखिए, तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन जो साहित्य थे ना, उसी को हम संगम साहित्य के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था। यहाँ पर देखिए जवाब देना 68 का क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, बताइए। ग्राम विकास अधिकारी वीडियो परीक्षा में पूछा गया था, तो यहाँ पर इसका जवाब क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा पल्लीछा अंदम, ठीक है ना। पल्लीछानम होगा यहाँ पर। विकल्प नंबर थोड़ा सा अजीब नाम है, लेकिन सी नंबर आपका होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पल्ली छादानम, ठीक है ना। जैन संस्थानों को दान की गई भूमि है ना, जैन सभाओं को दान की गई जो भूमि थी ना, ये तो उसको क्या कहते थे, पल्ली छादानम, ठीक है ना। चलिए हाँ, यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक किसने लिखी है। देखिए अजीब गरीब नाम है, लेकिन ये यूपी ट्रिपल सी लोअर मेंस 2021 में पूछा गया था, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कालिदास, है ना। कालिदास है इसका राइट आंसर। विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर। हाँ बिल्कुल सही है, 69 नंबर का डी होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। ये तो प्रश्न सभी को पता है ना, कई बार पेपर में पूछा गया है, वीडियो परीक्षा में पूछा गया था। कालिदास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन है, कादम्बरी के लेखक कौन है, यहाँ पर देखिए बताना है। तो कादम्बरी के लेखक कौन है ना, यहाँ पर इसके आंसर, इसके रचनाकार बाण भट्ट है ना। बाण लिखा है तो बाण, धनुष बाण में समझिएगा, बाण भट्ट है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो विशाख दत्त द्वारा लिखित जो मुद्राक्षस है ना, ये आपका लिखा गया है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश का था। यहाँ पर आपको बताना है किस देश का था। तो देखिए मेगास्थनीज जो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन करते हुए इंडिका नामक पुस्तक में उसने वर्णन अच्छे से किया है। अब मेगास्थनीज यूनान यानी ग्रीस का निवासी था, यूनान यानी ग्रीस। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है ना। देखिए खजुराहो यहाँ पर सभी को पता ही होगा कि ये छतरपुर जिला में है। छतरपुर जिला है कहाँ, ये तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में है ना। तो यहाँ पर आपका है, यहाँ पर मध्य प्रदेश ही तो हो जाएगा बस। विकल्प नंबर आप खजुराहो जा सकते हैं, घूम सकते हैं, है ना। बुंदेलखंड में ही आता है आपका, बहुत अच्छा बना हुआ है। चलिए नहीं नहीं, एमपी तो बुंदेलखंड में थोड़ा आता है, एमपी में वो, एमपी में पड़ता है ना, मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर एलोरा, है ना, मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 75 का आंसर क्या होगा। और जवाब देखिए बिल्कुल आ चुका है, बिल्कुल जवाब आ चुका है। यहाँ पर कैलाश मंदिर की बात हो रही है, कैलाश मंदिर की बात हो रही है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 76 का आंसर क्या होगा। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। देखिए मथुरा कला स्कूल जो है ना, कुषाण काल में अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा था, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें लाल बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताना है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है, तो ये कहाँ पर मिलती है आपको बताना है। तो ये मिलती है भीम बेटका, है ना, भीम बेटका में मिलती है, मध्य प्रदेश की भीम बेटका से मिलती है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी, ठीक है ना। तो भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है, भीम बेटका, याद रखिएगा, ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका कहाँ पर है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो ये आपकी है सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये, सोनभद्र जिले में है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर सी नंबर आपका से पूछा गया है। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज चौहान तृतीय से पराजित हुआ था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, 1191 होगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, बी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड का देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए अब आपका सही हो चुका है
है ना। यहाँ पर देखिए अब आपका सही हो चुका है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, बिल्कुल सही जवाब था। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, बी सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 712 अरबों में, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब कब नष्ट हो गया था, ये आपका हुआ था 1200 ईस्वी में। याद रखिएगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी। तो देखिए बहुत बार ये पेपर में पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा, बलबन होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। लौ और रक्त की नीति, कठोर नीति गुलाम वंशी शासक बलबन ने अपनाई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। देखिए ये भी प्रश्न कई एग्जामों में पूछा गया है ना। 1333 ईस्वी में आया था, 1333 ईस्वी में आया था। किसके शासन काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर आपका आंसर होगा 1398। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका विकल्प हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, ये आपके कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक थे। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की अवधि क्या थी, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की अवधि पूछा गया, टाइम पीरियड, ये शासन काल इनका था 1296 से लेकर 1316 तक, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपका आंसर होगा सैयद वंश, सैयद वंश है ना इसका। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए कमेंट देखिए सभी लोग बराबर हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर का जवाब देना है, और 10 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर अलाउद्दीन क्या होगा, खिलजी होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था। देखिए सिकंदर लोदी के बारे में सभी लोग जानते होंगे, है ना। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था, याद रखिएगा, बहलोल लोदी का पुत्र था। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर आपका यहाँ पर होगा सी नंबर, ठीक है ना। इनका भी देखिए शासनकाल पूछा गया था 1489 से लेकर, 11 नंबर का सी होगा, 89 से लेकर, ठीक है ना, 1517 ईस्वी तक था। सी नंबर इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी। देखिए इसकी स्थापना नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी, याद रखिएगा, वीर नरसिंह ने की थी। यहाँ पर आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। आगे बढ़ते हैं। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में क्या था, ये इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, और इसी साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी, याद रखिएगा। विजयनगर राज्य किस नदी किनारे स्थित था, आसान प्रश्न है ना। यहाँ पर आंसर होगा तुंगभद्रा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, है ना। तो देखिए यहाँ पर हरिहर और बुक्का होना चाहिए, हरिहर राय, है ना, हरिहर राय दिया गया है, तो वैसे ये ऑप्शन आपका गलत है, हरिहर राय नहीं, हरिहर एवं बुक्का होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन ये थोड़ा सा यहाँ पर जब एग्जाम में पूछा गया था तो उसके ऑप्शन सारे गलत दे दिए गए थे। चलिए हरिहर और बुक्का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग दिया है ना नाम, देखिए पहले यहाँ हरिहर राय अलग है, बुक्का राय अलग है, तो क्या दोनों टिक कर क्या हो गया, दोनों सगे भाइयों ने किया था एक साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों एक साथ होना चाहिए, वो तो ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए कह रहे थे। आगे बढ़ते हैं। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है, हाँ दोनों ने भाइयों ने किया था, हाँ बिल्कुल बात सही है, इसीलिए उसमें ऑप्शन आयोग ने आंसर नहीं दिया था। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। तो 16 नंबर का आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना रिक्त स्थान है। वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा
हाँ, खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी थी। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, देखिए गुरु गोविंद सिंह जो थे, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे आपके, ये क्या थे, ये 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु कह सकते हैं, है ना, 10वें तथा अंतिम गुरु थे। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 में किया था, है ना, 1699 में किया था। इसके भी सारे के सारे ऑप्शन गलत थे, ठीक है ना। आयोग ने इस प्रश्न को भी क्या है, मतलब कैंसिल कर दिया था। यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1699 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कोई विकल्प आपका सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे, है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 10वें और आखिरी सिख गुरु कौन थे, ये आपके गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, 10वें नंबर के थे। विकल्प नंबर यहाँ पर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। लंगर की परंपरा किसने प्रारंभ की थी, यहाँ पर देखिए 19 नंबर का जवाब देना है। तो इसकी परंपरा जो है गुरु नानक ने प्रारंभ की थी। विकल्प नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो आदि ग्रंथ जो है ना, ये गुरु अर्जुन देव हैं, ठीक है ना। जहांगीर ने तो इन्हें फांसी दे दिया था, सभी को पता है ना। यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा। 5वें गुरु थे ना ये सिखों के, ये 5वें गुरु थे। कई बार पूछा भी जाता है, जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद के आरोप में इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था, है ना। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर घुमा फिरा के पूछ रहा है ना। अभी बता रहे थे जहांगीर ने ही मरवाया था। आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाना जाता है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए। यहाँ पर आपको बताना है 22 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 22 नंबर का हो जाएगा रामानंद। रामानंद क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 1333 में इब्न बतूता भारत पहुंचा, ये तो बात सही है ना। कौन सा सही नहीं खाता ये आपको बताना है। तो देखिए 1506 लिखा हुआ है ना विकल्प नंबर बी में। 1506 में गुरु नानक का जन्म नहीं हुआ था। याद रखिए, गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो 1469 में हुआ था। कब हुआ था, 1469 में हुआ था। इसी वजह से इसका मेल नहीं खाता है। अभी हाल ही में एक पेपर में पूछा गया था, इनका जन्म कहाँ हुआ, तलवंडी में हुआ था। तलवंडी कहाँ पड़ता है, लाहौर में पड़ता है, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा गया था, तलवंडी में हुआ था। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो बीजक के आपके लेखक हो जाएंगे कबीर दास। सिंपल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो पानीपत की देखिए बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। पानीपत का 3 युद्ध हुए थे, 1526, 1556 और 1761, है ना। 3 युद्ध हुए थे आपके। और यहाँ पर देखिए प्रथम लड़ाई की बात हो रही है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल, जो कभी कभी डेट भी दे देता है ना, ये भी याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526। आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था, है ना। आसान प्रश्न है ये, गुलाम वंश का था, ठीक है ना। गुलाम वंश के संस्थापक थे आपके। और ये मोहम्मद गौरी क्या थे, गुलाम थे, है ना। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और ये गौरी के गुलाम थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कुतुबुद्दीन के गुलाम होते हैं इल्तुतमिश, है ना, इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों गुलाम कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो ये आपका अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था, ठीक है ना, अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। चलिए, तृतीय युद्ध आपका मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था 1761 में। तृतीय वाला देख लो, वो भी हो सकता है आगे प्रश्न मिल जाए। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो ये फरीद था, है ना, फरीद था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब हाल ही में पूछे गए हैं। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हुमायूं। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया, है ना। यहाँ पर देखिए घुमा फिरा के फिर से पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर आपका होगा द्वितीय, प्रथम प्रथम था ना ये बाबा, और ये क्या बोलते हैं, इब्राहिम लोदी और बाबर, 1526। विकल्प नंबर आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर होगा सी नंबर के साथ औरंगजेब, है ना। 31 नंबर का यहाँ पर, सॉरी 31 का नहीं, अकबर है, सी नहीं होगा यहाँ पर। हाँ ये तो अकबर है, कहाँ हम औरंगजेब बता रहे हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा, ठीक है ना, बी नंबर होगा, 31 नंबर का बी होगा, ठीक है ना, बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो इसकी सही भूमिका क्या थी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मुगल शासन के दौरान कोतवाल की भूमिका आपकी रहती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है
है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका है शेर शाह सूरी का, विकल्प नंबर यहाँ पर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है, इस पुस्तक का नाम क्या है, यहाँ पर देखिए बताना है। तो ये तो सभी को पता है, बाबरनामा, है ना, बाबरनामा है। और विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जहांगीर का शासनकाल बताना है, कब से कब तक था। देखिए शासनकाल वगैरह आपको याद होना चाहिए, वीडियो परीक्षा में पूछा गया था 2016 में। तो जहांगीर का जो शासनकाल था आपका 1605 से लेकर 1627 तक था। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा। और देखिए इनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी माना जाता है। तो कभी अगर पूछे कि चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, तो स्वर्ण युग जो है चित्रकला का, ये जहांगीर के शासनकाल को कहते हैं, याद रखिएगा। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, है ना। तो ये भी प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रंगून। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, 1862 में मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, 1862 में हुई थी, कहाँ पे हुई थी, रंगून में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आपने गाना भी सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, है ना। चलिए, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, 37 नंबर का। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जहांदार शाह। ठीक है ना, जहांदार शाह होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है ना, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जहांदार शाह जो है, ये आपके कैसे थे, ये आपके कठपुतली थे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब क्या होगा। इसकी स्थापना अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका होगा शाहजहां, है ना। शाहजहां बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे, है ना। देखिए अकबर के दरबार में आपको बताना है प्रसिद्ध कवि बताना है। राइट आंसर क्या होगा, हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर रहीम खान, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, रहीम खान होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न पक्का हो सकता है वीडियो परीक्षा में पूछा गया होगा, है ना। देखो वीडियो परीक्षा में काफी बड़े बड़े प्रश्न आपके पूछे गए थे। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है ना। यहाँ पर देखिए बताना है 40 नंबर का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे, है ना। तो देखिए मान सिंह आमिर के राजा भारसाल का पौत्र था, है ना। तो ये तो आपके नहीं थे, है ना। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर बी नंबर ही होगा। बी नंबर जो राजा मान सिंह है ये अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, है ना। यहाँ पर आंसर होगा आपका विकल्प नंबर, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये सेनापति थे, वित्त मंत्री नहीं थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब का पुत्र, हाँ सेनापति था, बिल्कुल बात सही है। औरंगजेब का बताना रिक्त स्थान का पुत्र था। तो औरंगजेब बताइए किसका पुत्र था, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो शाहजहां, शाहजहां का पुत्र था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम क्या था, शाहजहां था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था, आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, पानीपत का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 में। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता नहीं था, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है 43 में कि कौन सा मुगल बादशाह शराब को नहीं छूता था। तो ये आपके थे औरंगजेब, है ना। औरंगजेब होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 43 का ए होगा, अकबर नहीं नहीं डी नंबर होगा, है ना। औरंगजेब ही तो है, औरंगजेब है, औरंगजेब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। किस मुगल शासक ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शाह आलम। हाँ बिल्कुल बात सही है, शाह आलम होगा, विकल्प नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था। देखिए आज के वीडियो पे आपके यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए सारे के सारे प्रश्न जितने भी आपके बने हैं ना, सारे के हम आज कवर कर देंगे। चलिए प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बैरम खान, विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपको होगा काला नौर, ठीक है ना, काला नौर होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये पंजाब में पड़ता था और ये अकबर का राज तिलक यहाँ पर किया गया था। चलिए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ तो वो था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जारी किया गया था, याद रखिएगा, जो आज के रुपए का अग्रदूत है। आगे बढ़ते हैं।
थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा? ये कौन से किले में मिले थे आपको बताना है। तो ये किला है आपका अजमेर, ठीक है ना, अजमेर। याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। 48 नंबर का आपका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? ये तो बहुत आसान प्रश्न है ना। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शेरशाह, शेरशाह सूरी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? 50 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो ये आपका हो जाएगा बदायूंनी होगा। विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? देखिए अनपढ़ की चर्चा की थी और प्रश्न भी आ गया है। चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था, अकबर हो जाएगा। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 52 नंबर का आंसर क्या होगा? तो कोतवाल कहा जाता था, ठीक है ना। अली बाबा एक सीरियल आता था 40 चोर, उसमें देखेंगे कोतवाल, है ना। अली फलाला भी देखे होंगे, उसमें कोतवाल के बारे में बताया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंत तोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह ने एक समझौता किया, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है शाहजहां, अकबर, जहांगीर या किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न फिर से पढ़ लेना है और आपको जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपको पूछा क्या गया? मुगल शासक ने अंत तोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा सिंह अमर सिंह से समझौता किया था। तो किसने किया था? यहाँ पर आपका आंसर होगा जहांगीर, जहांगीर होगा। बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है ना, जहांगीर होगा। आगे बढ़ते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपके हैं अकबर के नाम से, ठीक है ना, अकबर के नाम से प्रसिद्ध हैं। देखिए जलालुद्दीन मोहम्मद को ही अकबर कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आगरा, ठीक है ना, आगरा होगा। बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर रिक्त स्थान यहाँ पर है और ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? देखिए यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था 2020 में। तो ये आपका आंसर होगा अमानत खान सिराजी। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? 56 नंबर का आपका सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ सिराजी जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हाँ ना, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर कमेंट करते रहिए, नाम भले ही नहीं ले रहे हैं क्योंकि नाम लेने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। हम चाहते हैं कम टाइम में आपको काफ़ी सारे प्रश्न आपको करा दें। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो 57 का देखिए जो आंसर आपका होगा, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी यानी कर्नाटक में अवस्थित। हम्पी कहाँ पे? कर्नाटक में। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। ए नंबर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध, हाँ बिल्कुल सही, हम्पी होगा। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो ये आपका कहाँ पर है आपको बताना है। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ कुतुब मीनार के परिसर में 1600 साल से, ठीक है ना, बिना जंग लगे खुले आसमान के नीचे खड़ा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर है, 72.5 मीटर है। तो ये आपका है कुतुब मीनार परिसर। विकल्प नंबर यहाँ क्या होगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? ये आपका है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 59 नंबर का देखिए, यहाँ पर 60 नंबर का बताना है। 60 नंबर का होगा आपका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, हुमायूं होगा, ठीक है ना। हुमायूं इसका क्या है? राइट आंसर है। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ये आपके हुमायूं के शासनकाल में थे। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा? ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हुमायूं प्रभावित होकर अपना सहयोगी बना लिया था। आगे बढ़ते हैं। बुलंद दरवाजा यहाँ पर बताना है रिक्त स्थान है, किसके द्वारा बनवाया गया था? घुमा फिरा के फिर से प्रश्न पूछ रहा है भाई, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। चलिए पंचमहल किसमें अवस्थित है? यहाँ पर बताना है पंचमहल कहाँ पर है। तो पंचमहल कहाँ पर आपको बताना है। तो पंचमहल कहाँ है? ये फतेहपुर सीकरी में, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी में। याद रखिएगा ये एक 5 मंजिला इमारत है, ठीक है ना। यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा? राइट आंसर सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है ना। भूल भुलैया, बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में, ये तो है, बिल्कुल सही बात है। बोला कौन सा सही नहीं है? निषाद बाग जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, यहाँ क्रिकेट मैच होता है।
और यहाँ हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में कहाँ आ गया? ये तो दिल्ली में, ये तो कहाँ पर, ये दिल्ली में है ना, दिल्ली में। तो इसलिए यही वाला आपका क्या होगा, यही वाला आपका क्या होगा, विकल्प नंबर जो है आपका हो जाएगा डी नंबर, सुमेलित नहीं था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना हुआ मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 64 का आंसर क्या होगा, 64 का देखिए जवाब देना है, और राइट आंसर क्या होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, हाँ, बिल्कुल बात सही है। चलिए यहाँ पर बताइए, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था, ये आपसे पूछा गया है, तो जो यहाँ पर आंसर आपका होगा अब्बास खां सिखानी, ठीक है ना, अब्बास खां सिखानी एक मुगल काल के लेखक हैं, याद रखिएगा। और इन्होंने अकबर के आदेश पर तारीख आ शेरशाही फारसी भाषा में लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर होगा, ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आईने अकबरी किसने लिखा है? आईने अकबरी किसने लिखा है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, देखिए वीडियो परीक्षा में पूछा गया था। ये किसके द्वारा लिखा गया आपको बताना, ये आपके अबुल फजल, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड यानी अध्याय कौन सा है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 67 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए रामचरितमानस में 7 अध्याय हैं, है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे लंबा अध्याय कौन सा है, तो वो है बाल कांड, ठीक है ना, बाल कांड है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए नंबर होगा। इसमें दोहों की संख्या अगर बात करते हैं, दोहे कितने हैं, तो दोहे आपके 361 दोहे हैं, याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए बताना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बाबरनामा बाबर के द्वारा, ये तो है ना। और हुमायूंनामा जो है ये गुलबदन बेगम होना चाहिए था, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम है ना, गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी, है ना। और हुमायूंनामा के मतलब हुमायूंनामा भी लिखा था, हुमायूं के बारे में थी ना वो, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है सी नंबर नहीं मैच कर रहा है, हाँ, इसकी सौतेली बहन थी। चलो आगे बढ़ते हैं, 68 का सी है ना, देख लीजिएगा। चलिए हुमायूं, अच्छा हुमायूं नामा के लेखक कौन है? देखो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है ना। तो इसके लेखक का नाम क्या है? गुलबदन बेगम है, ठीक है ना। हुमायूं मत लगा दीजिएगा, जो गलती सोचोगे हुमायूं नामा है तो हुमायूं ने किया होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका गुलबदन बेगम है। आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 70 नंबर का आंसर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, ये तो सिंपल है आपका अबुल फजल होगा, अभी कई बार कराया है, अबुल फजल अकबरनामा के हैं। आगे बढ़ते हैं। तारीख आ फिरोज शाही के लेखक कौन है? यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपके राइट आंसर बताना है क्या होगा, तारीख आ फिरोज शाही, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बताना है। हाँ बिल्कुल सही है, जियाउद्दीन बरनी, बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका आंसर है। हाँ जियाउद्दीन बरनी बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? यहाँ पर देखिए 72 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो क्या होगा, मियां तानसेन। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है ना, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? ये कासगंज, है ना, कासगंज एटा में है ना, कासगंज। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, हाँ बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? देखिए यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, गोस्वामी तुलसीदास, रामानंद स्वामी, संत रविदास या स्वामी करपात्री। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है, तो वो आपका आंसर होगा यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास, हाँ विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर होगा।